गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पाठ द्वितीय के प्रथम पेपर में स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अंतर्गत स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका यानी संघीय परिषद का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका सरकार के 3 अंगों में कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि सारी नीतियों की क्रियान्विति करती है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण करती है और न्यायपालिका निर्णय देती है। तो स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका को जब हम देखते हैं तो वो एक बहुत ही अद्भुत कार्यपालिका है जिसे कि बहुल कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका को संघीय परिषद कहा जाता है। विश्व के अन्य देशों की कार्यपालिका को जब हम देखते हैं तो स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका हमें एक अद्वितीय और अद्भुत कार्यपालिका लगती है। स्ट्रॉन्ग ने इसके संदर्भ में कहा है कि विश्व की संवैधानिक पद्धतियों में सर्वाधिक अनुपम है। इसके संगठन अथवा शक्ति की दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यवस्थापिका से इसका जो संबंध है उसकी दृष्टि से भी संघीय परिषद का कोई दूसरा सादृश्य नहीं मिलता है। यानी ये कहीं ना कहीं इसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था भी दिखाई देती है और कहीं ना कहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी दिखाई देती है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध को यदि हम देखें तो इस आधार पर विश्व की शासन व्यवस्थाओं में 2 तरह की पद्धतियों की बात हमने देखी थी। एक तो संसदात्मक शासन व्यवस्था है और एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। जैसे ब्रिटेन में मैंने बच्चों आपको बताया कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं का अनुपम जो समन्वय है वो हमको दिखाई देता है। तो इस तरीके से स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है ये बहुत ही अद्भुत कार्यपालिका है। और इसके विषय में यदि हम देखें और आपसे यदि पूछा जाए कि इसको बहुल कार्यपालिका क्यों कहा जाता है या इसको अद्भुत क्यों कहा जाता है तो उसके कई कारण हैं जिसको कि हम आज अध्ययन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्विट्ज़रलैंड संविधान का जो अनुच्छेद 95 है उसके अनुसार स्विट्ज़रलैंड राज्य मंडल की सर्वोच्च निर्देशन व कार्यपालिका शक्ति 7 व्यक्तियों में निहित होगी। यानी कार्यपालिका के कितने सदस्य हो गए? 7 सदस्य हो गए। तो स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद की सदस्य संख्या 7 होती है। इससे स्पष्ट होता है कि स्विस कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर 7 व्यक्तियों में निहित होती है। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि एकल कार्यपालिका जब होती है और एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति निहित होती है तो कहीं ना कहीं उसके निरंकुश होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर 7 व्यक्ति समान रूप से कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं और वरिष्ठता के नियम के अनुसार अनुभव के आधार पर 1-1 साल के लिए सबको राष्ट्रपति का पद वहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से इन 7 की जो शक्तियाँ हैं वो पूर्ण रूप से समान होती हैं। इसलिए स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। और ये आपको पता है कि बहु संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो भी यही है कि जब कार्यपालिका शक्ति एक से ज़्यादा व्यक्तियों में निर्णय लेने की शक्ति होती है तो उसको हम बहुल संप्रभुता कहते हैं। तो यहाँ पर बहुल कार्यपालिका बहुल संप्रभुता का ही उदाहरण है। इसको यदि हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड की संघीय जो परिषद है इसके सदस्य चुनने की कुछ योग्यताएं हैं। पहली योग्यता तो यही है कि स्विट्ज़रलैंड संविधान के प्रावधानों के अनुसार कोई भी स्विट्ज़रलैंड नागरिक जो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य है वो संघीय परिषद का भी सदस्य बन सकता है, उसको चुना जा सकता है। इस संबंध में दो वैधानिक प्रतिबंध उसमें लगा रखे हैं। पहला तो यह है कि संविधान के अनुच्छेद 96 के अनुसार एक कैंटन से केवल एक ही व्यक्ति संघीय परिषद में लिया जाएगा। यानी एक कैंटन से एक से ज़्यादा व्यक्ति संघीय परिषद में नहीं आएंगे। दूसरा ये कि कोई 2 व्यक्ति जिनके पूर्ण रूप से अब आपस में रक्त संबंध है तो वो 2 व्यक्ति एक साथ एक समय संघीय परिषद के सदस्य नहीं बन सकते हैं। उसके लिए एक ही सदस्य बन सकता है, दोनों उस समय नहीं बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त संघीय परिषद का जो गठन है उनके संबंध में 2 महत्वपूर्ण परंपराएं प्रचलित हैं। पहली तो यह है कि स्विट्ज़रलैंड के जो 2 बड़े कैंटन हैं, एक तो बर्न है और एक च्यूरिच है। इसमें संघीय परिषद में इसको प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो इन 2 कैंटन का तो कंपलसरी है प्रतिनिधित्व। दूसरा ये कि संघीय परिषद में 4 तो जर्मन भाषी, 2 फ्रेंच भाषी और 1 इटालियन भाषी होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो सामान्य तौर पर सरकार
जो समस्त दलों को संघीय परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संघीय परिषद के सदस्य प्राय संघीय सभा के सदस्यों से निर्वाचित किए जाते हैं। संघीय परिषद के सदस्य कहाँ से आते हैं बच्चों? संघीय सभा उनको निर्वाचित होती है। और प्राय ये देखा गया है कि जब संघीय सभा का जब विघटन हो जाता है यदि समय से पूर्व, तो संघीय परिषद भी भंग हो जाती है। तो इस तरीके से ये इसके संदर्भ में व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद के जो ये सदस्य हैं, इनके कार्यकाल की शक्ति हम देखें तो 4 वर्ष के लिए निर्धारित होती है। 4 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। इनका निर्वाचन प्रत्येक चौथे साल नवीन संघीय सभा के गठन के बाद होता है। जब संघीय सभा क्या है बच्चों? वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसका सदन है संघीय सभा। जब उसका गठन होता है उसके बाद संघीय परिषद का गठन होता है। तो 4 वर्ष का इसका कार्यकाल रहता है। यदि संघीय सभा पहले विघटित हो जाती है तो संघीय परिषद भी विघटित हो जाती है। परिषद का निर्वाचन की जो बात है ये तो आपके समझ में आ गई। इसके अलावा संघीय परिषद के सदस्यों के पुनः निर्वाचन पे भी कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर कोई सदस्य दोबारा चुनना चाहे या चुना जाए तो उस पर भी कोई प्रतिबंध स्विट्जरलैंड में नहीं है। इसी वजह से यदि हम देखें तो स्विट्जरलैंड संघीय परिषद में एक ही सदस्य लंबे समय तक संघीय परिषद का सदस्य जो है वो रहता है। वेतन और भत्ते इनको दिए जाते हैं। इनको कुछ विशेष अधिकार जो हैं वो भी इनको दिए गए हैं। संघीय परिषद का एक अध्यक्ष होता है जिसको कि हम राष्ट्रपति कहते हैं, और एक उपाध्यक्ष होता है ना। तो इस तरीके से ये जो राष्ट्रपति का पद है ये भी रोटेट होता रहता है। अनुभव के आधार पर, वरीयता के आधार पर 1-1 साल के लिए राष्ट्रपति जो है वो बनाया जाता है। संघीय सभा के दोनों सदन अपनी संयुक्त बैठक में संघीय परिषद के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनते हैं और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। ये चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए लगातार 2 साल तक, एक बार 2 साल तक लगातार नहीं चुना जाता। तो ये तो बच्चों इनके गठन की बात हो गई, इनकी सदस्यता की बात हो गई, कार्यकाल की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले बहुल कार्यपालिका, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इसकी अद्भुत विशेषता है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि व्यवस्थापिका का संगठन बहुलता के आधार पर और एक तरफा कार्यपालिका की दृष्टि से एकल होना चाहिए, लेकिन कार्यपालिका जो है वो बहुल कार्यपालिका है। यहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति जो है वो 7 व्यक्तियों में निहित है। और यही कारण है कि स्विट्जरलैंड जो है वो राजनीतिक दृष्टि से एक तटस्थ राज्य है। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक रूप से कोई गर्मागर्मी नहीं है। 7 सदस्य हैं। यहाँ पर शक्ति का विभाजन है, शक्ति विकेंद्रीकरण की बात की गई है। कार्यपालिका शक्ति इसलिए विकेंद्रित है कि कहीं कोई एक व्यक्ति गलत निर्णय नहीं ले ले। तो 7 व्यक्ति जो हैं इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। विश्व में अधिकांश राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि कहीं पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, कहीं पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो शासन का नेतृत्व है बच्चों आपको पता है प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, मंत्रिमंडल के हाथ में होता है। उसी तरीके से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के हाथ में होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में यदि हम देखें तो एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। और इस संबंध में यदि हम देखें तो यहाँ स्विट्जरलैंड में दोनों शासन प्रणाली बहुत ही अच्छे ढंग से हमको दिखाई देती हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इन दोनों का अद्भुत समन्वय जो है वो हमको यहाँ पर दिखाई देता है। पहला तो यह है कि संसदात्मक कार्यपालिका जिसकी जन्मभूमि ब्रिटेन है और द्वितीय अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जिसकी की जन्मभूमि अमेरिका है, इन दोनों का समन्वय हमको यहाँ पर दिखाई देता है। संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के द्वारा चुने जाते हैं और संघीय सभा के प्रति वो उत्तरदायी भी होते हैं। ये तो हम जानते हैं, ये संसदात्मक शासन व्यवस्था है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसकी विशेषता है। तो स्विट्जरलैंड में भी संघीय परिषद के सदस्य जो हैं वो संघीय सभा के द्वारा ही चुने जाते हैं और उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तरह अंतर यह है कि यदि कोई इनके विरुद्ध कोई अविश्वास पारित भी हो जाता है तो संपूर्ण संघीय परिषद को इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ता। ये अपने पद पर बनी रहती है, इसको इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उत्तरदायित्व और स्थायित्व दोनों का जो संयोग है वो हमको स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका में दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा हम देखें बहुलीय परिषद, स्विट्जरलैंड संघीय परिषद में एक ही दल के सदस्य नहीं होते।
इसमें उन सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें संघीय सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है, जबकि दुनिया के प्राय सभी देशों में मंत्रिमंडल से ही कार्यपालिका बनती है और मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही दल के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में राजनीतिक सहजातीयता नहीं पाई जाती है। स्विट्ज़रलैंड की बहुदलीय संघीय परिषद में स्विस जनता की लोकतंत्र में गहरी आस्था का परिचायक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ही दल के नहीं हों। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ये बहुल परिषद है उसका लाभ जो है वो यह है कि कार्यपालिका किसी दल की कार्यकारिणी के रूप में और किसी भी एक दल के हित में कार्य नहीं करती, वो सभी दल के हित में कार्य करती है। वह दलगत भावना से ऊपर उठकर जनहित के लिए कार्य करती है। तो संघीय परिषद जनहित से जुड़ी है, जनहित के अनुसार कार्य करती है। 5th है सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय शासन पद्धति या मंत्रिमंडलात्मक शासन पद्धति में सामूहिक उत्तरदायी होता है। वे सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड संघीय परिषद में जो सदस्यों का उत्तरदायित्व है उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। यदि किसी एक व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो वो ही इस्तीफ़ा देता है, पूरी जो हैं उनको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमने आज देखी। तो बच्चों, ये हो गई आपकी स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका।